नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ARO GS मॉक टेस्ट 64, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर ARO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से। अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। ये बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। अगर इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, इस पूरे टेस्ट में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बहुत से पॉइंट्स को कवर करते हुए भी चलते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब पहले प्रश्न को अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न में क्या दिया है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश की बात की गई है और आपको ट्रू स्टेटमेंट चुनना है। बिरादरी पंचायत बुक्सा जनजाति का प्रमुख राजनीतिक संगठन होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है, खरवाड़ जनजाति ललितपुर में निवास करती है। तो जब भी हम बिरादरी पंचायत की बात करते हैं, बिरादरी पंचायत इज द मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक्सा ट्राइब, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है आपका। और दूसरा स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है, खरवाड़ ट्राइब्स जो हैं वो ललितपुर में पाए जाते हैं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। जब भी हम खरवाड़ ट्राइब्स की बात करते हैं तो खरवाड़ ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ललितपुर से अगर रिलेटेड आपसे कोई ट्राइब्स के बारे में पूछे, जनजाति के बारे में पूछे, तो आप याद रखिएगा सहरिया ट्राइब जो है वो ललितपुर में मिलती हैं। ठीक है, सहरिया, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। सहरिया ट्राइब की जब बात करेंगे तो वो आपके ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, खरवाड़ ट्राइब्स कहाँ पे मिलते हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस और सोनभद्र में। यहाँ पर बुक्सा ट्राइब के बारे में लिखा है। तो बुक्सा ट्राइब की अगर हम बात करेंगे तो बुक्सा ट्राइब आपको बिजनौर रीजन में मिलेंगे, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। इतनी चीजें आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब क्लास देखिए, यहाँ पर जनजाति के नाम दिए गए हैं और जिला दिया गया है। ये जिला है आपका, डिस्ट्रिक्ट है, ये जनजाति के नाम है, जिसमें से पेपर में खरवाड़ ट्राइब्स के बारे में कई बार पूछा गया है। इस जनजाति के बारे में याद रखिएगा, ये कहाँ मिल पाए जाते हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस और सोनभद्र में। सहरिया ट्राइब्स मैंने आपको बताया ललितपुर में। ठीक है, थारू ट्राइब्स की हम बात करेंगे तो तराई रीजन, इधर गोरखपुर रीजन में। बुक्सा, भोक्सा की अगर हम बात करेंगे तो बिजनौर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। ट्राइब्स से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। चाहे वो वर्ल्ड के ट्राइब्स हो, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडिया में ट्राइब्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। लास्ट क्लास का हम एक रिवीजन करते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, अगर आपको याद होगा 2003 में जो कि लाया गया था। ठीक है, 89 संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया था कि इस संविधान संशोधन के द्वारा 2 आर्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, 2 अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल 338, ठीक है, और 338 एक में एक। ठीक है, जब मैंने आपको आर्टिकल 338 बताया था तो इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात की थी, और यहाँ पर जब हमने 338 ए की बात की थी तो यहाँ पर हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगा।
अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी, कल की लेक्चर देखा होगा, तो आपको याद होगा जब मैंने 338 यहाँ पे 338 करो, यहाँ पे मैंने 8 गलती से लिख दिया है, इसको सही कर लेना। ये 338 है, ठीक है, ये 338 है, ये 338 है, ठीक है। 338A में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्स है, यहाँ पे कास्ट है। इतनी चीजें क्लियर हो गई थी। अब एक आर्टिकल और आप याद रखेंगे यहाँ पे 338B, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, ठीक है, जिसको कि हम NCBC कहते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड कमीशन की बात यहाँ पर की गई है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, क्लास पेपर में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ये एक क्विक रिवीजन था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए समय लेते हुए। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन वर्ष 2002 में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसका उद्देश्य राज्य राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2002। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, इसका ये 2004 में आपकी बनी थी, इसका गठन 2004 में हुआ था। इट एम एट डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट हाईवे, ये आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए क्लास, हम उन प्रश्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जहां पर मैं खाली आंसर बता के दूसरे प्रश्न पे चली जाती हूँ, क्योंकि उस प्रश्न में ही हमने उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लिए रहते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में कौन सा कलाकार कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। कथक नृत्य से कौन संबंधित नहीं है? इनायत खान, ठाकुर प्रसाद, बिरजू महाराज और बिंदा दीन। तो यहाँ पे इनायत खान की जब हम बात करेंगे तो ये कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। इनायत खान आपके इटावा घराने से संबंधित कलाकार हैं और ये सितार प्लेयर है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। फोर्थ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन किन मंडलों में सबसे अधिक जिले आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मेरठ और फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, देवीपाटन और आजमगढ़। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है लखनऊ और कानपुर, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, ठीक है, 18 डिवीजन है। ये चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है, जिसमें से लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल में जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। लखनऊ, कानपुर और मेरठ में प्रत्येक मंडल में 6-6 जिले हैं, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद 4 जिले आपके गोरखपुर और बनारस मंडल में हैं, ठीक है। फैजाबाद मंडल में 7 जिले हैं, देवीपाटन मंडल में 4 जिले हैं और आजमगढ़ में 3 जिले हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो याद रखनी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। अगर हम बात करें, मंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज, अगर बात किया जाएगा कि सबसे ज्यादा किस मंडल में जिले हैं, तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ में, ठीक है, तीनों जगह 6 जिले हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए पांचवा प्रश्न अब हम देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निम्नलिखित में से कौन कौन सी मदें शामिल की जाती है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कौन कौन से आइटम्स आपके शामिल होते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको कि IIP भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कई जगह। तो IIP में आपके मेनली 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में बात की जाती है। 8 कोर इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखें इस प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसमें माइनिंग होती है और यहाँ पे लाइटनिंग मत करिए क्लास, ठीक है। लाइटनिंग अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए, इसको सही कर लीजिएगा।
यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन विद्युत का लाइटनिंग कर दिया, विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आईआईपी इंडेक्स जब आप देखेंगे, आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसमें कि 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात की गई है, तो उसमें माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी है, 3 और 4 है। तो यहाँ पर डी में आपके 3 और 4 दिया गया है, बैंकिंग और टूरिज्म उसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी और इंडस्ट्रीज है और किनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट की बात अगर हम करेंगे, रिफाइनरी उत्पाद की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज इनका है। फिर इसके बाद विद्युत का है जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टील का है जिसको कि हम इस्पात कहते हैं। फिर कोल मतलब कोयला, क्रूड ऑयल जिसको कि कच्चा तेल कहते हैं, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, सीमेंट ही कहेंगे, फर्टिलाइजर को उर्वरक कहेंगे, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, ठीक है, फिर इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो ये चीज आप याद रखिएगा कौन कौन सी 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इसमें है और सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, रिफाइनरी उत्पाद का। उसके बाद विद्युत, फिर इस्पात, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अब छठवें प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं। छठवें प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट की बात की गई है, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्रों की बात की गई है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन से स्टील प्लांट्स जो हैं वो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टैब्लिश किए गए थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से स्टील प्लांट्स आपके सेटअप किए गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, राउरकेला और जो भिलाई है, ठीक है, राउरकेला और भिलाई जो है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू सेटअप किया गया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है क्लास। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, इतना हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हम कर रहे हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान की हम बात कर रहे हैं। तो इसके दौरान और कौन कौन से स्टील प्लांट आपके सेटअप हुए थे वो चीज याद रखिएगा। दुर्गापुर, इंग्लिश हिंदी दोनों में दुर्गापुर ही होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद भिलाई, आप सभी को ये प्रश्न में दिया गया है, और एक मैंने आपको बताया राउरकेला। तो ये सब आपके कब सेटअप हुए थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, वो चीज याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे दुर्गापुर की तो यहाँ पर किसने हेल्प की थी, रुकिए हम व्याख्या में ही देख लेते हैं, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट बना था, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला और रूस के सहयोग से भिलाई। तो इस तरीके से भी पेपर में प्रश्न बन सकता है और मैच करने को, सुमेलित करने को आपको दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से सेटअप हुआ था, ब्रिटेन के, राउरकेला जर्मनी के, भिलाई रूस के, और ये तीनों किस दौरान सेटअप हुए थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। पेपर में जो प्रश्न दिया था उसमें बोकारो स्टील प्लांट की बात भी की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान के समय आपका जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान ये सेटअप किया गया था। याद रखिएगा क्लास, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जब हम सलेम की बात करेंगे, विजयनगर की बात करेंगे, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्रों की बात करेंगे, स्टील प्लांट्स की बात करेंगे, तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सेटअप हुए थे। तो एक काम आप करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बना है, ठीक है, और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। याद रखिएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान कौन कौन से स्टील प्लांट आपके सेटअप हुए थे और किन किन कंट्रीज की हेल्प से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक के निम्नलिखित गवर्नर्स को उनके गवर्नर बनने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है इसको अरेंज करने को। तो ये सीधा प्रश्न है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले श्री रंगराजन, फिर विमल जालान, ठीक है, फिर डी सुब्बा राव, फिर उसके बाद रघुराम राजन। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आपके हो गए। और वर्तमान में कौन है, करंट गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। आसान सा प्रश्न है ये। 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्यों के विषय में कौन सा
सत्य है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है और आपसे बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया, मौलिक कर्तव्य को न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मेड इफेक्टिव बाय द कोर्ट ऑर्डर। दूसरा दिया गया है, मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोजेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्यूपिल। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये मैंने आपको पहले भी ये चीज डिस्कस की है। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पेपर में बनते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड किया गया। जिस समय ऐड किया गया था उस समय कितने नंबर में थे? ये 10 नंबर में थे। ठीक है, 10 थे। ठीक है, बाद में जाके 11 नंबर में ये हुए। ठीक है, किस कमिटी के रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था हमारे संविधान में? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मेड इफेक्टिव बाय द कोर्ट ऑर्डर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये गैर न्याय योजित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर अब आपका ट्रू स्टेटमेंट पूछा था, तो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, मौलिक कर्तव्य को न्यायालय आदेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य गैर न्याय योजित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, 9वां प्रश्न अब हम देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। यहाँ पर आपको सत्य कथन चुनना है नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड। क्या स्टेटमेंट आपको दिया गया है? पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया, इट इज मैंडेटरी टू गिव रीजन फॉर सबमिटिंग इट। इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। दूसरा दिया गया है, पहला अविश्वास प्रस्ताव राजीव गांधी के विरुद्ध लाया गया था। तो क्लास, आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो मैंने आपको 2 मोशंस के बारे में बताया था। एक था सेंसर मोशन, ठीक है, और एक था नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये हमने इसके पहले वाले टेस्ट में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो यहाँ पर आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है। जब सेंसर मोशन को लाया जाता है तो यहाँ पर आपको रीजन बताने की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर किस वजह से सेंसर मोशन लाया जा रहा है, इसको यहाँ पर रीजन बताना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में, अविश्वास प्रस्ताव में कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। सेंसर मोशन एक मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है। ठीक है, और अगर ये पास हुआ तो यहाँ पर एक उस मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ता है। लेकिन जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो यहाँ पे जो पूरे मिनिस्टर्स हैं सभी को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली आपके लोकसभा में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है वो तो परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होगा तो लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर इट इज मैंडेटरी टू गिव द रीजन फॉर सबमिटिंग इट, ये गलत है। यहाँ पे रीजन बताने की जरूरत नहीं है। सेंसर मोशन में रीजन बताने की जरूरत होती है, और सेंसर मोशन किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, और अगर ये पास हो गया तो उस कंडीशन में उस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होता है तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है। द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज ब्रॉट अगेंस्ट द राजीव गांधी, ये भी गलत है। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जवाहरलाल नेहरू के समय में लाया गया था, जो कि पास नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पे भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध वर्ष 1963 में लाया गया था। यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। भारत में अब तक प्रस्तुत किए गए एक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सके हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो भी पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका क्या है? यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं। तो डायरेक्टली इसको मैच करते हुए चलते हैं। जब हम बात करते हैं 54th की, यहाँ पे मैच करते हैं। अनुच्छेद 54 की जब हम बात करते हैं तो किस चीज से रिलेटेड है? वो राष्ट्रपति की
पदावधि से रिलेटेड है, ठीक है, टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। जब हम 56 की बात करते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 66 की बात करेंगे तो ये उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, और 67 की बात करेंगे तो ये टर्म ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति की पदावधि से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, याद करते हुए भी चलिए, अभी आप लोगों के पास समय है। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी। यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है और बोला गया है कि इसको पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। दूसरा दिया गया है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो आपका फंक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन कथन कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं आप याद रखिएगा, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा इसको आपके आर्टिकल अनुच्छेद 323A में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ट्रिब्यूनल वॉज क्रिएटेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें कि आर्टिकल 323A जो है, ठीक है, जो 323A है उसमें क्या कौन से ट्रिब्यूनल की बात की गई है? उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको कि हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कह रहे हैं। हिंदी में भी आप ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 323A की बात मैं कर रही हूँ, और इसमें क्या कहा गया? 323 का में इसमें आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बोला गया है। और इसको The tribunals under Article 323A can be created only through Parliament। ये भी याद रखिएगा। इसको क्रिएट कौन कर सकता है? खाली संसद। अब आर्टिकल 323B अगर आपसे पूछेगा तो इसमें आपके अदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं, और ये जो अदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको कौन फॉर्म कर सकता है? उनको स्टेट लेजिस्लेचर भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, और पार्लियामेंट भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी, जब हम आर्टिकल 323A की बात करेंगे, यहाँ पर हम कैट की बात करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं, और इसको खाली पार्लियामेंट फॉर्म कर सकता है, संसद खाली फॉर्म कर सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, पेपर में ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है। जो अदर ट्रिब्यूनल्स आपके आर्टिकल 323B में आपके बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, उनको स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा क्लास। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जब भी ट्रिब्यूनल्स की बात आएगी तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो हमेशा अपना डिसीजन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर देते हैं, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर देते हैं। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों में किया जाता है। भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्य के उप मुख्यमंत्री से नीचे आता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या सही है। द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है अभी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम बात करते हैं वरीयता क्रम की तो इसका प्रयोग केवल समारोह में बैठने के क्रम की व्यवस्था के लिए किया जाता है, ठीक है, ना कि दैनिक कार्यों के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें किस ऑर्डर में लोगों को बैठना है, ये इसके लिए इसका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का यूज़ किया जाता है, ना कि दैनिक कार्यों के लिए। इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया जिसमें ऑर्डर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज बिलो दैट ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये आपका सही है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम दाब को बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक हमेशा हिमांक से अधिक होता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ये चीज गलत लिखा है, इसको आप सही करेंगे तो आपका तब स्टेटमेंट सही होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। और जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादातर मोस्ट सब्सटेंस के लिए सेम ही होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जब हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में, जो घर में जो प्रेशर कुकर है उसमें क्यों चावल चढ़ाया जाता है, उसमें क्यों खाना बनाया जाता है, बताइए। इसमें ही खाना क्यों बनाया जाता है, ताकि खाना जल्दी पके। अब आप पहले वाले स्टेटमेंट से इस चीज को रिलेट करिएगा। 14 को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा अपरूप सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस क्या होता है, ये कौन होता है, ये पूछा गया है। रेड फास्फोरस दिया है, ब्लैक फास्फोरस दिया है, पर्पल फास्फोरस दिया है और व्हाइट फास्फोरस दिया है। तो यहाँ का इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस के अगर हम प्रयोग की बात करें तो जो बम होते हैं या जो धूम्र ब्रह्म होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हम श्वेत फास्फोरस की बात करें तो कॉस्टिक सोडा के घोल के साथ गर्म करने पर ये फॉस्फीन बनाता है। ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, श्वेत फास्फोरस से युद्ध काल में प्रयुक्त होने वाली अग्नि बम एवं धूम्र बम बनाए जाते हैं। श्वेत फास्फोरस का कास्टिक सोडा के घोल के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन प्राप्त होता है। श्वेत फास्फोरस आतिशबाजी के समान इससे आतिशबाजी के समान बनाए जाते हैं। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तत्व नहीं है, मेटालिक एलिमेंट नहीं है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है। तांबा मेटल में आता है, प्लैटिनम मेटल में आता है, गोल्ड मेटल में आता है। इसमें से मेटालिक एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो वो आपका सल्फर है। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी आप सोच पाए होंगे तो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। 15 का बी। ठीक है, 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 16 प्रश्न किस चीज से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव करना है। असत्य कथन आपको बताना है, मनुष्य के एक जबड़े में 2 चवड़क दांत पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है, दूसरा, अमाशय में श्रावित HCl, इसको HCl कर लीजिए, मुख्य रूप से भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपसे यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बोला है ना, तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका बोला गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। यहाँ पे क्यों, मनुष्य के जबड़े में बस 2 चवड़क दांत पाए जाते हैं, बताइए। खाली 2 नहीं, 2 नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो चवड़क दांत होते हैं वो किस चीज के लिए, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। ये आपके भोजन को चबाने में मदद करते हैं। और प्रत्येक जबड़े की अगर हम बात करें तो कितने दांतों से आप चबाते हैं, 6 ऊपर नीचे 6 दांत होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ह्यूमन जॉ की अगर हम बात करें, ऐसे आपका 2 जबड़े दिए गए हैं, तो ये जो चवड़क दांत हैं जो आपके, ये चबाने के काम आते हैं। ठीक है, भोजन को जब चबाना रहता है, और प्रत्येक जबड़े में ये 6 पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका जो दिया गया, अमाशय में श्रावित HCl मुख्य रूप से भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, ये सही है। जो HCl आपका सिक्रीट होता है स्टमक में, वो जो फूड होता है उसको एसिडिक बनाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फॉल्स पूछा है तो ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए मनुष्य के जबड़े में कुल 32 दांत, बोला जाता है ना 3200 दांत दिख रहे हैं तुम्हारे। जब इंसान बहुत खुश होता है तो अपने 32 दांत दिखाता है, तो 32 दांत पाए जाते हैं। एक जबड़े में 2 कृंतक एवं 1 रदनक, 2 अग्र चवड़क तथा 3 जो हैं आपके वो चवड़क दांत पाए जाते हैं। चवड़क दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्साह की स्थिति का अति भयंकर रोग होता है जिसमें रोगी अति भ्रांत, उत्तेजित व हिंसात्मक बन जाता है? ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें कि जो स्टेट ऑफ एंथुजियाज्म में दिखती है, जिसमें कि जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, एजिटेटेड होता है और वायलेंट होता है, हिंसात्मक भी हो जाता है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, डिलीरियस मेनिया। डिलीरियस मेनिया इस स्टेट को कहते हैं। बी आपका सही है। डिलीरियस मेनिया में जो मरीज का मन अधिक प्रसन्न होने के कारण वह खुद को बढ़ा चढ़ाकर देखता है, अधिक सजना संवरना, नई नई चीजें खरीदना, नए काम को शुरू कर देना और खुद को शक्तिशाली या अधिक धनी मानने लगता है। वो जब मरीज को ऐसा करने से रोका जाता है तो वह अत्यधिक गुस्सा या मारपीट भी करने लगता है। ठीक है, चलिए 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। वंश दिया गया है और संस्थापक दिए गए हैं, तो चलिए वंश और संस्थापक को मैच करते हैं। वकाटक की अगर हम बात करेंगे तो वकाटक के संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे। ठीक है, एकदम सही है। पल्लव की बात करेंगे तो सिंह विष्णु। होयसल की अगर हम बात करेंगे तो विष्णुवर्धन। परमार की अगर हम बात करेंगे उपेंद्र राय। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 18 का ए। अब देखिए क्लास, जब भी हम वकाटक वंश की बात करेंगे तो अभी हमने बताया वकाटक वंश की स्थापना किसने की थी, विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर इसी के साथ अगर हम पल्लव वंश की बात करेंगे तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे। ठीक है, और सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। पेपर में एक बार ये प्रश्न पूछा था कि किस वंश के राजा ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु, उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी, विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। ठीक है, और इन्होंने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। एक बार पेपर में पूछा था कि द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, तो वो होयसल वंश की राजधानी थी। ठीक है, और परमार वंश की स्थापना किसने की थी, उपेंद्र राय, जिसको कि हम उर्फ कृष्ण राज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 19 प्रश्न को देखिए। जैन धर्म के त्रिरत्नों में कैवल्यपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस रत्न के अंतर्गत होती है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अच्छा, यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर नॉट, यहाँ पर कौन सा नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इन त्रिरत्नों में कौन सा नहीं है, तो जब भी हम त्रिरत्न की बात करते हैं तो उसमें ये 3 आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। त्रिरत्न की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज और राइट कैरेक्टर की बात की गई है। ठीक है, ये सी है, कैरेक्टर की बात की गई है, सम्यक आचरण उसमें नहीं है। तो यहाँ पर नॉट या तो कर लीजिए, कौन सा नहीं है, तो डी हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे डी कर लीजिए। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे सम्यक आचरण की बात नहीं की गई है। 20वां प्रश्न देखते हैं। तुगलक वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके अबू बकर शाह आए हैं, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये चीज याद रखिए, मोहम्मद शाह फिर महमूद। ठीक है, 3-2-1, 3-2-1 किस में दिया गया है, 20 की बी में दिया गया है।
अच्छा क्लास, ये चीज़ आप याद रखेंगे, तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। आप याद रखिएगा, इस वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक याद रखिएगा। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? अल शहीद की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद अबू बकर शाह ने शासन किया था, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने शासन किया था, और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया था। और इसी के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण भी किया था, ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम व्याख्या में देखेंगे, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बता दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, 1320 में की थी। इसके बाद अल शहीद आए, उसके बाद आपके अब्रुक शाह आए, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आए, फिर नसीरुद्दीन महमूद आए, और इसी के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और 1414 में इस वंश को हटाकर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी, ये भी याद रखिएगा। सैयद वंश की नींव किसने डाली थी? खिज्र खान ने डाली थी। 21वां प्रश्न अब हम देखते हैं। रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताने हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इन्होंने अमृतसर को सुकरचारिया मिसल से छीन लिया था। सुकरचारिया मिसल से इन्होंने अमृतसर को नहीं छीना था, इन्होंने भंगी मिसल से छीना था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? ट्रू पूछा है, इस वजह से ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है क्लास, याद रखिएगा, रणजीत सिंह ने 1805 में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया था। कब? 1805 में। ईयर भी आप याद रखिएगा। 22वां प्रश्न हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, इसने पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत किया था, ये एकदम सही है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था की थी। अ कॉमन सेंटर फॉर द डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन वॉज सेटअप, ये भी सही है। ठीक है, देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र थी। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स कर लीजिएगा, वो फ्री थे कि दे कैन कॉम्प्रोमाइज विद द गवर्नमेंट, जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो उनके पास वो अधिकार था। यहाँ पर जो प्रोविंस दिया गया उसको 2 ग्रुप में नहीं, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 2 समूह में नहीं, 3 समूह में। तो आपसे असत्य पूछा है, इसी वजह से सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। 23वें प्रश्न में क्या दिया गया है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। यह युद्ध वर्ष 1803 से 1805 के मध्य लड़ा गया। ठीक है, सॉरी क्लास। फिर दूसरा स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है, इस युद्ध में वर्ष 1805 में राजघाट की संधि हुई। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट। तो ट्रू पूछा गया है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो वो 1802 में लड़ा गया था और इसमें बसीन की संधि हुई थी, मैंने आपको ये चीज बताया था। ठीक है, सिंधिया एवं भोसले जैसे मराठा संघ के अन्य सहयोगियों ने बसीन की संधि का विरोध किया था तथा मध्य भारत में 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, और यह युद्ध 18 से 5 तक चला था, जो कि पहले स्टेटमेंट में आपको दिया था। इस युद्ध में पराजय के बाद सिंधिया ने 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी, जबकि भोसले ने अंग्रेजों से देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किया था। यशवंत राय होलकर ने ब्रिटिश इंडियन कंपनी से हार के बाद वर्ष 1805 में राजघाट की संधि की। तो क्लास यहाँ पर जितनी भी संधियां हैं, अर्जुन गांव की संधि, ये आप याद रखिएगा, ये किसके किसके बीच हुई थी? ये सिंधिया के साथ हुई थी। ठीक है, देवगांव की संधि ये भोसले के साथ हुई थी। ठीक है, और जब हम बात करेंगे राजघाट की संधि, तो ये यशवंत राव होलकर ने ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ की थी। और ये 3 जो आपकी जो संधियां हुई हैं, जो ट्रीटीज हुई हैं, जो संधि हुई हैं, संधियां या ट्रीटीज, ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, संधि ट्रीटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, और सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध की बात कर रही हूँ, जो कि
1803 से 1805 तक चला, इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो रही होगी, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए 24वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था जब सर्वप्रथम भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है उस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन था जब पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इंडिया और इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो उस समय भारत में वाइसरॉय था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल को देखें तो ये 1921 से 1926 तक था। ठीक है, और पहली बार कब ऑर्गेनाइज कराई गई थी? 1923 में सर्वप्रथम भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लॉर्ड रीडिंग याद रखिएगा। चलिए अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे मिंटो की, मिंटो सेकेंड की, तो मॉले मिंटो रिफॉर्म आपको याद होगा। मॉले मिंटो रिफॉर्म कब आया है? 909 में आया है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए पृथक उसकी बात की गई है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। ठीक है, ये सब चीजें याद होगी आपको। ठीक है, और 906 में आपका मुस्लिम लीग फॉर्म हुई है। लॉर्ड मिंटो के समय पे 906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है। 905 में आ जाएंगे तो उस समय बंगाल का विभाजन हुआ है। कौन है वाइसरॉय? लॉर्ड कर्जन है। ऐसे चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करें, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय, तो जो कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 905 में, उसको 911 में 11-12 का जो समय है उसको, उस विभाजन को रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय पे। और इसी समय याद रखिए दिल्ली दरबार हुआ। ठीक है, जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट किया गया। चलिए, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम बात कर ले, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय कौन सा कांड हुआ है? इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसके समय में हुआ है। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड हुआ है। ये सब चीजें याद रखा करिए क्लास। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 25वां। ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय का भी शॉर्टेज रहता है, लेकिन मैं क्विक रिवीजन आपको कराती हूँ। थोड़ा सा अगर आप वीडियो को ढंग से सुन रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो रिवीजन भी हो रहा होगा। 25वां प्रश्न अब हम देखते हैं। सेब नामक पहल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण से है? तो जब हम सेब की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बी है वो वल्चर से रिलेटेड है, गिद्ध से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा आप। चलिए, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे सेब का, तो ये आपका है सेविंग एशियाज वल्चर एंड फ्रॉम एक्सटेंशन। ये क्या है? सेविंग, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे जो वी है सेविंग, ठीक है, एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था डिक्लोफिनैक के बारे में, डाइक्लोफिनैक के बारे में। तो इसी के चलते ना जो डाइक्लोफिनैक पे प्रतिबंध लगाया गया था, ये एक पेन किलर होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। डाइक्लोफिनैक यहाँ पे लिखा होगा दवा। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनैक दवा पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि ये दवा जानवरों से गिद्ध में स्थानांतरित हो रही थी, जो कि उनके मौत का प्रमुख कारण बना था। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। 26वां हम देखते हैं। निम्नलिखित में से तोतापुरी किस फल की प्रजाति है? तो तोतापुरी किस फल की प्रजाति है? आम की प्रजाति है। ठीक है, 26वें का डी आपका सही उत्तर है। चलिए 27वां प्रश्न अब हम देखते हैं। ज्वार का उत्पत्ति स्थल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ठीक है, तो ज्वार का उत्पत्ति स्थल ओरिजिन किसको माना जाता है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप को। ठीक है, डी एशिया कॉन्टिनेंट को माना जाता है। जहां पे भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होगी वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। 28वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित सागरीय द्वीप समूहों को उनके आवास के आधार पर सागरीय सतह से नीचे की ओर व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे बेंथम होते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो सबसे नीचे बेंथोस होते हैं, बेंथोस होते हैं, फिर उसके बाद नेक्टन होते हैं, फिर प्लैंकटन होते हैं,
और फिर उसके बाद न्यूस्टर्न होते हैं। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अगर समुद्र में आप देखेंगे तो सबसे नीचे बेंथोस, फिर नेक्टॉन, फिर प्लेक्टॉन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अरेंज करेंगे तो करिए इसको, तो सबसे यहाँ पे तो 1 2 2 3 1, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा, यहाँ पे बेंथोस, फिर नेक्टॉन, ठीक है, फिर प्लैंकटन, फिर न्यूस्टर्न। ये समुद्री तल है आपका, सबसे इनर है ये, सबसे नीचे उसकी बात करें। उसके बाद यहाँ पर आपके नेप्टॉन्स में मछलियां आ गई, ठीक है, जो प्लैंकटॉन्स हो गए, फिर उसके न्यूस्टर्न हो गए। चलिए 29 को अब हम देखते हैं। 29 प्रश्न को देखिए, बरमूडा त्रिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चुने। फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है। यह दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसे शैतानी त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। बरमूडा ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है। अगर आप इसके एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ये आपके उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में है, ठीक है, ये आपका गलत है। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक होगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक रीजन में है, ठीक है। यहाँ पे डेविल ट्रायंगल इसको कहा जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, इस वजह से आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, इधर आपको ये बरमूडा ट्रायंगल दिख रहा है, इधर बरमूडा, इधर फ्लोरिडा, इधर प्यूर्टो तो एक बार तो कई बार प्यूर्टो के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। अच्छा, ये किसके नाम पे पड़ा है, तो 1503 में जब जुआइन बर्मुडेज द्वारा इसको खोजा गया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको बरमूडा ट्रायंगल रख दिया गया है। मिलती नहीं, कोई ऊपर से उठती है तो नीचे खींच लेती है। चलिए 30 प्रश्न को देखते हैं। एशिया के निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में संयोजित करें। आरोही क्रम में संयोजित करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चाइना है, ठीक है, चाइना ऑप्शन में दिया ही नहीं है। फिर उसके बाद इंडिया है, फिर कजाकिस्तान, तो यहाँ पर देखिए इंडिया कहाँ दिया गया, 2 2, ठीक है। फिर उसके बाद कजाकिस्तान 1, बी आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए, उपयुक्त सभी देशों में देश एशियाई महाद्वीप से संबंधित है। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, ठीक है। फिर भारत के क्षेत्रफल दिया गया है आपको, कजाकिस्तान है, ठीक है। अच्छा, कजाकिस्तान की राजधानी आपका अस्ताना है, याद रखिएगा। फिर सऊदी अरब है, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, रियाद है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी जकार्ता है, जिसे अभी बदलकर क्या कर दिया गया, नुसांतारा कर दिया गया है। याद रखिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन आपको चुनना है। रुडोल्फ झील की बात की गई है यहाँ पर। रुडोल्फ झील के पास अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। विक्टोरिया झील 5 देशों से घिरी हुई झील है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया, इस वजह से आपका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि जो विक्टोरिया झील है वो आपके 3 देशों से सराउंडेड है, ठीक है। 3 देश वो कौन कौन से हैं, तंजानिया है, ठीक है, फिर युगांडा है और केन्या है। तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो इसको मैंने याद किया था, आप लोगों को बता दूं, विक्टोरिया को कट कर दो, ठीक है, कट। तो लेकिन आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 5 नहीं 3 है। और जो ग्रेट करप्ट वैली ऑफ अफ्रीका है वो इट स्प्लिट इन 2 पार्ट्स नियर द लेक रुडोल्फ। यहाँ पर आप देख लीजिए, लेक विक्टोरिया, यहाँ पे केन्या है, तंजानिया है, युगांडा है, दिख रहा है आपको। चलिए 32 प्रश्न को हम देखते हैं। लेटराइट मृदा के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन आपको करना है। सत्य कथन यहाँ पे चयन करिए आप। इट कंटेन एन एक्सेस ऑफ सिलिका, इसमें सिलिका की अधिकता होती है। दूसरा है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाली लेटराइट मृदा निचले में मिलने वाली लेटराइट मृदा से कम अम्लीय होती है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसमें सिलिका का एक्सेस नहीं होता है, सिलिका कम प्रेजेंट होता है। और जो लेटराइट सॉइल आपके हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है, ठीक है, जो आपके मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, वो ज्यादा एसिडिक होती है, उसमें ज्यादा अम्लीयता होती है, ये चीज याद रखिएगा। और लोअर वाले में कम होती है। तो रिवर्स उल्टा दे दिया गया है। यहाँ पर ट्रू पूछा गया था, इस वजह से सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिलिका की कमी होती है और
एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाली लेटराइट मृदा निम्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा से अधिक अम्लीय होती है। अगर हम भारत में बात करें लेटराइट सॉइल की, तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये भी चीज आप याद रखिएगा। 33 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। भारत को मुख्यतः 2 द्वीप समूहों में बांटा गया है। फिर दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अब क्लास यहाँ पर देखिए, भारत के द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ये एकदम ही सही है। जो इंडिया को मेनली हम 2 आइलैंड में बांटते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, ये एकदम ही सही है, लेकिन ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित नहीं है ये सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये चीज याद रखिएगा, नॉर्थ अंडमान में स्थित है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और खाली पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। 34 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे नदियां दी गई हैं और सहायक नदियां दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। कृष्णा की अगर हम सहायक नदी देखेंगे तो पंचगंगा, गोदावरी की पेन गंगा। ठीक है, तो 4-3 मतलब यहाँ पे ये आपका हो गया 4-3। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र आपका जिया बरेली हो गया और सोन की आपका कन्हार हो गया। ठीक है, डी का फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका 34 का सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, पंचगंगा की अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखेंगे पंचगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कृष्णा की सहायक नदी को देखें तो कोयला, मालप्रभा, घाट प्रभा, मुंशी, दूध गंगा, ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सारी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, वेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। और वेन गंगा के साथ साथ अगर आपसे प्राणहिता पूछे तो ये भी गोदावरी की है। इंद्रावती, सबरी, मंजरा, ये सब गोदावरी की है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 35 प्रश्न को और आज की क्लास के आखिरी प्रश्न को अब हम देखते हैं। सेंसस से रिलेटेड है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके शिशु लिंगानुपात के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करिए। देखिए क्लास, सबसे पहले अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें भारत में शिशु लिंगानुपात की, तो वो कितना है? 919। ठीक है, देश की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। मैंने ये चीज़ पहले भी आपसे डिस्कस की है। अरुणाचल प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो सब सर्वाधिक है। वो कितना है? 972 है। ठीक है, और इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका मिजोरम आता है, फिर मेघालय आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। तो देख लीजिए 3-2 जगह दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आता है? मैंने आपको बताया मिजोरम आता है। तो मिजोरम कहाँ पर है? आपका 2 पर है। ठीक है, फिर उसके बाद मेघालय है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं लेक्चर को बाइलिंगुअल रखूं ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। लेकिन तब भी अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिक्कत होती है, प्रश्न में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपसे कुछ प्रश्न किए हैं 1-2, उसका उत्तर आप ज़रूर दीजिए मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लेक्चर को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर नए प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से आप मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।